इकोनॉमिक सेक्शन ऑफ का फिनांस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो इकोनॉमिक सेक्शन है उसमें देख लेते हैं अपनी प्रोग्रेस जो है। आज तक की पढ़ाई जो हमने की है उस प्रोग्रेस को चेक कर लेते हैं बाय अटेम्प्टिंग सर्टन मॉक्स। देख लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द पॉसिबल क्वेश्चन ऑन द टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स पे, ये आपका सबसे पहला टॉपिक है। इसी पे हम क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ चॉइस अंडर स्कार्सिटी वाज primarily defined by economists है, they have given different definitions to define economics। ठीक है, एक ऐसे इकोनॉमिस्ट है who has defined economics as a study of choice under scarcity। ये कौन से इकोनॉमिस्ट थे? Dear students, the economist जिनके बारे में हम ये बात कर रहे हैं, the economist it was defined by Lionel Robbins। Lionel Robbins इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने who has defined economics as a study of choice under scarcity। Lionel Robinsons, ये डेफिनेशन इन्होंने कब दी है, कैसे दी है, ये आप पढ़ेंगे। आई होप आपने ये स्टडी पढ़ी होगी। सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है, लियोनेल रॉबिन्सन्स is the person or economist who has defined economics as the study of choice under scarcity। and इनकी एक लिखी हुई किताब है, there is a book written by Lionel Robinsons। और इनकी लिखी हुई किताब का नाम भी आपको शायद एग्जामिनर दे दे, an essay on the nature and significance of economic science। बड़ा लंबा नाम है ये। 1932 में इन्होंने ये किताब लिखी है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये बुक लिखी है बाय द लियोनेल रॉबिन्स एंड ही इज़ द पर्सन और इकोनॉमिस्ट हु हैज़ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ चॉइस अंडर स्कार्सिटी। ये आपने याद रख लेना है। नंबर नेक्स्ट पे डियर स्टूडेंट्स आ जाते हैं। द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, शायद एग्जामिनर यहाँ से आपको क्वेश्चन दे दे। Number 2, economics is the study of mankind in the ordinary business of life was stated by। दूसरे की इकोनॉमिस्ट है who has defined economics as a study of mankind in the ordinary business of life। Dear students, Alfred मार्शल वो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है एज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एल्फ्रेड मार्शल जो है ही इज़ नून, द एल्फ्रेड मार्शल इज़ नून फॉर, ये नून है, जाने जाते हैं फॉर गिवन द वेलफेयर डेफिनेशंस। वेलफेयर डेफिनेशन अगर एग्जामिनर आपको दे दे कि वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किन्होंने दी है, वो एल्फ्रेड मार्शल साहब ने दी है। एंड ही हैज़ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। आई होप कि ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एल्फ्रेड मार्शल साहब की लिखी हुई एक किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये किताब है जो एल्फ्रेड मार्शल साहब ने लिखी है इन द ईयर 1890। इन किताबों का नाम भी आप साथ साथ याद रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एल्फ्रेड मार्शल जो है डियर स्टूडेंट्स, ही इज़ ऑल्सो नून एज और ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इन्हें और एक किताब से नवाजा जाता है, ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किन्हें माना जाता है? एल्फ्रेड मार्शल को। अच्छा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है? एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर एग्जामिनर आपको पूछे, एल्फ्रेड मार्शल इज द economist who has defined economics as a study of mankind in the ordinary business of life, and the book written by him is Principles of Economics। ये भी आपने याद रखना है, in the year 1890। ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ में याद रखनी है। एक छोटा सा साथ साथ इस क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इससे पहले आपको बता दूं, अगर एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है कि कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी है, तो वेल्थ डेफिनेशन आपकी एडम स्मिथ ने दी है, ये आप याद रखेंगे। वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय एडम स्मिथ। जो आपकी वेलफेयर डेफिनेशन है, वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इट हैज़ बीन गिवन बाय, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एल्फ्रेड
एल्फ्रेड मार्शल जो आपके, ही हैज़ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेलफेयर, और साइंस ऑफ वेल्थ एडम स्मिथ ने डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को। सिमिलरली आपके रॉबिन्स जिन पे हमने पहला क्वेश्चन किया है, ही हैज़ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ और स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन नंबर थर्ड डियर स्टूडेंट्स इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कौन है? आई होप आपने ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ी होंगी। नीचे ऑप्शंस में से पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फ्लेशन, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और पुअरिटी, इनमें से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कौन सी है डियर स्टूडेंट्स? द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एनी और एवरी इकोनॉमी इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज से क्या मुराद है? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्यों अराइज होती है? ये अराइज इसलिए होती है क्योंकि जो ह्यूमन वांट्स हैं, इंसानों की ख्वाहिशात है, दे आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स और अनलिमिटेड, फर्स्ट पॉइंट। और जो इन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस है, दे आर लिमिटेड। रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। दिस इज वाई द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी अराइजेज एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमी इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अच्छा, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम याद रखेंगे आप। व्हाट आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी इकोनॉमी? वन इज एक सेंट्रल प्रॉब्लम आ जाती है, इट इज़ ड्यू टू इट इज़ बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, देयर अराइज 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी। व्हाट आर दोज 3 प्रॉब्लम्स? ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज कम हैं, ख्वाहिशात लोगों की ज़्यादा है, तो आप क्या प्रोड्यूस करेंगे? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा है कि किस तरह से, कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करेंगे ऑफ इन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड आपका आ जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखेंगे, दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी दैट अराइज बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमी अगर एग्जामिनर ऐसे दे देता है, दैट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू। आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन इज़ नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, it means sacrificing one option. It means sacrificing one option to obtain another. You can do 2 things at a particular time. आप जिम भी जा सकते हैं और आप दोस्तों के साथ पार्टी करने भी जा सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम है आपके पास, आप या तो जिम जा सकते हैं, आप या पार्टी करने जा सकते हैं। तो आपने चूज़ किया कि आप पार्टी करने जाएंगे, ठीक है, यू चूज टू गो टू द पार्टी, लेकिन आप जिम नहीं जा रहे। ये जिम जाने का जो आपका जिम आपने छोड़ा है, इट इज़ नथिंग बट कॉस्ट। व्हाट कॉस्ट? इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जिम छोड़ना आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब कॉस्ट ऑफ व्हाट? कॉस्ट इसका है कि आप पार्टी जाने का आपको जो कॉस्ट पड़ा वो ये है कि आप जिम नहीं जा पाए। इट इज़ नथिंग बट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सेक्रीफाइसिंग वन ऑप्शन। जिम का ऑप्शन आपने सेक्रीफाइस किया है तो ऑब्टेन अनदर ऑप्शन, आप पार्टी गए हैं। और ये इस चीज़ को छोड़ना, इट इज़ एक्चुअली एन कॉस्ट। इन इकोनॉमिक्स वी कॉल इट एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डियर स्टूडेंट्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद रहेगा, आई होप कि याद रहना चाहिए। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। कौन सा नीचे गए ऑप्शंस में से माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी मानी जाती है? डियर स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। सिमिलरली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम अकाउंटिंग को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी, ये भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, और डेवलपमेंट
ग्रोथ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी, ग्रोथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, बट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स डियर स्टूडेंट्स। जो फॉलोइंग टॉपिक्स में से एक टॉपिक ऐसा है जो विच इज़ कंसिडर्ड द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज़ प्राइसिंग ऑफ अ कमोडिटी, इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ, नॉट द सब्जेक्ट मैटर आप उसे ब्रॉडली ना कंसिडर करें, बट प्राइसिंग ऑफ अ कमोडिटी इज ऑल्सो इज स्टडीड अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें हैं, ये तो एक ऑप्शन तो हमने कर लिया। माइक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या क्या चीज़ें हम स्टडी करते हैं, हो सकता है एग्जामिनर कहीं और से दे दे। हम इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं। हम इंडिविजुअल फर्म्स का इकोनॉमिक बिहेवियर स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हम प्राइस डिटर्मिनेशन जो है एट इंडिविजुअल फर्म के लेवल पे जो प्राइस डिटर्मिनेशन हो एट माइक्रो लेवल, वो हम दैट इज़ द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिमिलरली डिमांड एंड सप्लाई इज द अनदर कंपोनेंट डेल्ट और स्टडीड अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच। ये सारी चीज़ें हैं, आप याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट था कि नीचे दिए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है that is studied under the microeconomics, that is pricing of a commodity which is studied under microeconomics। और इसके अलावा क्या चीज़ें हैं, individual consumer, the economic behavior of individual consumer, the economic behavior of individual firm, price determination at individual levels, individual units of an economy that are studied under the microeconomics। इसके अलावा demand and supply, that too is studied under microeconomics। ये सारे components आपने याद रखने, हो सकता है एग्जामिनर आपको इनमें से दे दें। So answer to your question is pricing of a commodity, that too is studied under the microeconomics। Examiner आपको दे सकता है कि macroeconomics which is another branch of economics, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंडर कौन कौन सी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेशनल इनकम। आपको याद रखना पड़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूजुअली हम एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी स्टडी करते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी स्टडी करते हैं। और टू पुट इट डिफरेंटली, आराम और आसान भाषा में आपको बता दें वो डियर स्टूडेंट्स ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, बट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हम स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपने याद क्या रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम को स्टडी करते हैं। नेशनल इनकम कितनी बड़ी है एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, किस लेवल से बड़ी है, कितनी ग्रोथ हो रही है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं या अकाउंटिंग ईयर में देख लेते हैं। नेशनल इनकम को, उसके पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा द लेवल ऑफ जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन या इसे आप जनरल प्राइस लेवल भी कहते हैं, इन्फ्लेशन, दैट टू इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी की प्राइस लेवल या इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स की प्राइस लेवल को मेजर किया जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड में। दैट इज़ वाई हम इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट ये सेक्टोरल अनएम्प्लॉयमेंट हो, पर्टिकुलर सेक्टर, एग्री सेक्टर हो, आपका सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शरी सेक्टर हो, कॉटनरी क्यूनरी सेक्टर, जितने भी आपके सेक्टर्स इकोनॉमी में होते हैं, उन सेक्टर्स में अगर हमें देखना हो कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है या पूरी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, हम इस टॉपिक को, दिस इज स्टडीड अंडर और डेल्ट अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, से भी आपने याद रखना है। सिमिलरली इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सारी चीज़ें आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन बना के दिया है कि कौन सा ऐसा टॉपिक नीचे ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है, तो आपको कल को ये भी दे दे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज पार्ट सी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप साथ में अपने नोट्स पे लिखते जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन इज द टर्म इनविजिबल हैंड इन इकोनॉमिक्स इज एसोसिएटेड विद। इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया है, ये आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी है एडम स्मिथ, ही इज द पर्सन और इकोनॉमिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड, ठीक है। इनविजिबल हैंड किसे कहते हैं आपको बता दें, इससे पहले आपको बता दें कि एडम स्मिथ इज द इकोनॉमिस्ट हु हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज स्टडी और
साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये एग्जामिनर इससे पहले आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन दे भी चुका है। आप ये याद रखेंगे, इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय एडम स्मिथ एंड ही इज द इकोनॉमिस्ट हु हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ वेल्थ। और ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से, एडम स्मिथ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। इट बिलोंग्स टू दी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। 1776 में एडम स्मिथ की लिखी एक किताब है, बड़ी फेमस किताब है, शायद एग्जामिनर आपको यहाँ से भी दे दे, वेल्थ ऑफ नेशंस करके, वेल्थ ऑफ नेशंस करके। शॉर्ट में इस किताब को वेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं। पूरा नाम इसका है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, पूरा नाम है इस किताब का। शॉर्ट में इसे वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपको दे दे तो वेल्थ ऑफ नेशन करके ही दे देगा, इसमें ज़्यादा आपको मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दी क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नीचे ऑप्शंस में कौन नहीं है? आपको पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हमारे 4 है। देयर वी हैव इन इकोनॉमिक्स वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? आई होप ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे हम छोटा सा रिकैप ले लेंगे। व्हाट आर दोज दीज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? एक आपका लैंड, जिसे आप एल से डिनोट करते हैं, लेबर इसे आप एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल और आपका एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। कैपिटल को आप के से डिनोट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को आप किसी भी अल्फ़ाबेट ई से मोस्टली हम डिनोट करते हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड या सर्विस, गुड्स एंड सर्विस को कंबाइनली हम कमोडिटी कहते हैं। अगर हमें कोई भी कमोडिटी डियर स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन चीज़ों को, 4 चीज़ों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। दीज आर द फैक्टर्स विच हेल्प अस टू कन्वर्ट इनपुट्स इनटू आउटपुट, ठीक है। इनपुट को आउटपुट बनाने के लिए ये 4 फैक्टर्स हमें लगते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी प्रोडक्ट हमें बनाना हो, कोई भी गुड बनाना, कोई भी सर्विस जनरेट करनी है, दीज 4 फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर जनरेटिंग एनी सर्विस, फॉर प्रोड्यूसिंग एनी कमोडिटी। दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शंस में आपका लैंड भी, लेबर भी, कैपिटल भी है, विच मीन्स दीज 3 आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, मनी इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। Coming to the another important question, dear students, the question is question number 8. Positive economics is concerned with, आपकी positive economics क्या कहती है? It is concerned with the question, dear students, what is the subject which is concerned with what is called positive economics. ये is called the positive economics, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। And there is another concept positive के against normative usually normative economics, it is concerned with the question, dear student, what ought to be. The subject which deals with or is concerned with the question what ought to be is called the normative, and the subject which deals with the question is concerned with the question what is called the positive. Here we are talking about economics. The positive economics is this economics which is concerned with the question what is, and the normative economics means the economics which is concerned with the question what ought to be. Coming to the next question number 9. The question is in a market economy. Market economy, I hope आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर चेकिंग अवर प्रोग्रेस। ज़्यादा टाइम हम डिटेल डिस्कशन पे नहीं देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आपको साथ साथ बताते हुए चलेंगे। इन अ मार्केट इकोनॉमी द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सॉल्व्ड मैनली थ्रू, एक मार्केट इकोनॉमी में जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उसे कैसे मैनली सॉल्व किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इन अ मार्केट इकोनॉमी basic problems of a economy are mainly solved by price mechanism. They are solved by price mechanism. एक market economy, dear students, वो economy होती है जिस economy में कोई control नहीं होता है, control किसी government का नहीं होता है, इस economy को government control नहीं कर रही होती है। इस market economy को natural forces, इसको natural forces या इन्हें of economic
फोर्सेस कहते हैं, इकोनॉमिक फोर्सेस कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड व्हाट आर दीज इकोनॉमिक फोर्सेस? डिमांड एंड सप्लाई आर दीज फोर्सेस जो मार्केट इकोनॉमी को बैलेंस खुद से करते हैं, इक्विलिब्रियम पे लाते हैं। अगर ये बैलेंस बिगड़ भी जाता है तो अपने आप ये डिमांड एंड सप्लाई इक्वेट हो जाते हैं और इकोनॉमी को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले आते हैं। और ये डिमांड एंड सप्लाई खुद को बराबर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैसे लाते हैं? बाय प्राइस मैकेनिज्म, बाय प्राइस डिटर्मिनेशन। अगर प्राइस कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए, तो जो आपकी कमांड इकानमी होती है, दे अपोजिट टू मार्केट इकानमी इज कमांड इकानमी। कमांड इकानमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट खुद इंटरवीन करती है और प्राइस अगर ज़्यादा हुआ है तो कम करती है, डिमांड ज़्यादा हुई है तो उसे कम करती है, सप्लाई ज़्यादा हुई तो उसे कम करती है, और वाइस वर्सा। बट इन केस ऑफ मार्केट इकानमी देयर इज़ नो कंट्रोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी। मार्केट फोर्सेस जो होती है आपकी डिमांड एंड सप्लाई, ये आपकी मार्केट फोर्सेस है, ये अपने आप ही बाय देयर ओन फॉलोइंग देयर ओन मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई खुद को अगर कम ज़्यादा होती है बाय प्राइस मैकेनिज्म, ये दोनों इक्वेट हो जाती हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाती है। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज इफ देयर इज एनी बेसिक प्रॉब्लम इन एनी मार्केट इकोनॉमी दैट आर सॉल्व्ड बाय, वो खुद से सॉल्व मार्केट फोर्सेस करती हैं, खुद ही करती हैं। एंड दीज मार्केट फोर्सेस आर डिमांड एंड सप्लाई कैसे करती हैं? प्राइस मैकेनिज्म से ये खुद को करती हैं सॉल्व। नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विद aggregates such as national income and general price level? Dear students, macroeconomics is the branch of subject which deals with aggregates such as national income, general price level, unemployment, etc., etc., and etc.